मैं अनस अब्दुल्ला, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जिस पर चर्चा आज़ादी से पहले भारत में चली आ रही है। जहां एक ओर ये विषय विवादित है, वहीं दूसरी ओर एक वर्ग द्वारा इसे इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है मानो समस्त भारतीय समस्याओं का समाधान इसी में निहित है। कोई इसे देशभक्ति के लिए आवश्यक बताता है तो कोई अनावश्यक, कोई राष्ट्रीय एकता का मूल मंत्र बताता है, कोई इसके विपरीत। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिटी यूनिफॉर्मिटी पर आश्रित या निराश्रित, आइए देखते हैं। यदि बात की जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, जिसमें कहा गया है कि शासन द्वारा इसके लिए प्रयास किया जाएगा कि भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू की जाए। यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विचार संभवतः 1928 में नेहरू रिपोर्ट में किया गया। इसी रिपोर्ट में विवाह के मामले को यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव भी पेश किया गया, जिसका उस समय के मुस्लिम विद्वानों ने खुलकर विरोध किया था। फिर समय आता है 1939 का। लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया, वहां इसके व्यवहारिक पहलुओं पर चर्चा की गई और फिर इसे रिजेक्ट कर दिया गया। फिर समय आता है 1985 का, जब आर्टिकल 44 को एक नया संवैधानिक महत्व मिलता है, जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक के बाद एक इसके पक्ष में अपना निर्णय देना प्रारंभ कर देते हैं। 1985 में जस्टिस YV चंद्रचूड़ मोहम्मद अहमद शाह बानो केस में अपना वर्डिक्ट देते हुए वास्तविक विषय की सीमा को लांघते हुए ये कहना आवश्यक समझा कि आर्टिकल 44 को लागू करना समय की मांग है। समान नागरिक संहिता देश की एकता को लाने में सहायक सिद्ध होगा। यही बात 1985 में एक अलग मामले में जस्टिस चेन्नप्पा रेड्डी ने भी कही। तो 1995 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक बेंच ने, जिसमें 2 मेंबर थे, पहले थे जस्टिस कुलदीप सिंह, दूसरे थे जस्टिस RM सहाय, इन्होंने इसे बहुत बलपूर्वक और विस्तार से इसकी वकालत की। ध्यान रहे, आर्टिकल 44 संविधान के चौथे भाग में है, जो प्रशासनिक नीतियों के मार्गदर्शक सिद्धांतों के लिए शामिल किया गया है। इसके आर्टिकल 37 में ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि इसमें दर्ज धाराएं किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जा सकेंगी। इसका संबंध पूर्णतः राज्य तथा प्रशासन से है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। आर्टिकल 44 का खंडन आर्टिकल 25 में विद्यमान है। आर्टिकल 25 धार्मिक कृत एवं धर्म के प्रचार प्रसार की खुली स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 25 भारतीय संविधान की ये कोई साधारण बात नहीं, बल्कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत आता है। यूएनओ ने 1948 में इसे आर्टिकल 18 के नाम से जारी किया। भारत यूएनओ का अस्थायी सदस्य है और भारत ने एक राष्ट्र की हैसियत से उस पर हस्ताक्षर किए हैं। जो लोग आर्टिकल 44 की वकालत करते हैं वो आर्टिकल 29 के संबंध में क्या कहेंगे, जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी भारतीय नागरिकों का वर्ग अपनी एक अलग भाषा रखता हो और एक अलग संस्कृति रखता हो तो उसको यह अधिकार है कि वो उसकी सुरक्षा करे। भारत की विशेषता अनेकता में एकता है, चाहे वो रंग रूप वेशभूषा का हो या भाषाओं का हो। इंडिया की ब्यूटी ही इसकी डाइवर्सिटी है। यूनिटी के लिए यूनिफॉर्मिटी आवश्यक, ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। अभी मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूंगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। 1995 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 31 पेजेस का अपना एक निर्णय दिया, जिसमें इस प्रकार के कानून निर्माण का ये कहते हुए औचित्य बताया, तलाक और विवाह का संबंध धर्म से नहीं। जस्टिस कुलदीप सिंह अपना निर्णय वर्डिक्ट देते हुए ये लिखते हैं कि आर्टिकल 44 इस विचार पर आधारित है कि सभ्य समाज में व्यक्तिगत कानून और धर्म के बीच कोई अनिवार्य संबंध नहीं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, तो आर्टिकल 44 सामाजिक संबंधों एवं व्यक्तिगत नियमों को धर्म से अलग कर रहा है। इसके उत्तर में
मैं यहाँ पर मौलाना वहीदुद्दीन खान पद्म विभूषण से जो सम्मानित हैं उनका उत्तर हूबहू रखना चाहूंगा। वो लिखते हैं कि ये बात एकदम निराधार है। सभी धार्मिक विद्वानों के अनुसार धर्म का संबंध 3 चीजों से है। नंबर 1 धार्मिक विश्वास, नंबर 2 धार्मिक कांड, नंबर 3 नैतिक मूल्य, एथिकल वैल्यूज। एथिकल वैल्यूज में ये चीज सर्वोपरि है, सर्वप्रथम है कि स्त्री और पुरुष के बीच उचित शारीरिक संबंध का रूप क्या हो। विवाह इसी नैतिक समस्या का समाधान है, तो यह निश्चित रूप से धर्म का हिस्सा है। पर्सनल लॉ और धर्म, इनके बीच का संबंध इतना स्पष्ट है कि इसी वर्डिक्ट में इसकी स्वीकारोक्ति मौजूद है। इसके जो दूसरे सदस्य थे न्यायमूर्ति RM सहाय, उन्होंने अपना अलग निर्णय देते हुए ये लिखा कि मैरिज, इनहेरिटेंस, डिवोर्स, कन्वर्जन, ये सभी अपने प्रकृति और स्थिति के अनुसार उतना ही धार्मिक हैं जितना धार्मिक विश्वास, पूजा या इबादत। वास्तविकता ये है कि किसी भी तर्क के आधार पर विवाह को धर्म से पृथक नहीं किया जा सकता। जब विवाह और तलाक धर्म का हिस्सा है तो किसी भी संसद या किसी भी संस्था को यह अधिकार नहीं कि विशेष समुदाय के वो इस मान्य अधिकार को छीने, उसकी इच्छा के विपरीत उसके ऊपर कोई ऐसा कानून थोप दें जो आर्टिकल 25 के अनुसार उसमें हस्तक्षेप कर रहा हो। अब आते हैं एक अगले पॉइंट पर। जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, अगर उनसे पूछा जाए क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सेक ऑफ कॉमन कोड है, तो वो कहेंगे नहीं। फिर इसकी आवश्यकता क्यों, इसका उद्देश्य क्या है? वो सभी एक स्वर में यही कहेंगे कि इससे आपसी प्रगाढ़ता पैदा होगी, उस सशक्त भारत का निर्माण होगा जो 70 वर्षों से प्रतीक्षित है। लेकिन ये बात बिल्कुल कुतार्किक है। केवल शाब्दिक साम्य के आधार पर यह समझ लिया गया कि कॉमन कोड से कॉमन फीलिंग उत्पन्न होगी, लेकिन ध्यान रहे इन दोनों के बीच कोई अनिवार्य संबंध नहीं। तथ्य इसका खंडन करते हैं। जस्टिस कुलदीप सिंह ने यूसीसी का समर्थन करते हुए ये कहा था कि भारत की 80% से अधिक आबादी इसके अधीन आ चुकी है, इसलिए अब इसका कोई औचित्य नहीं बनता कि इसे और स्थगित किया जाए। श्रीमान जी के अनुसार भारत की 80% से अधिक आबादी इसके अधीन आ चुकी है, तो ये स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि फिर इसके वो सकारात्मक प्रभाव कहाँ हैं जो बताए जाते हैं। आज भी राष्ट्रीय एकता का अभाव, राष्ट्रीय चरित्र का अभाव, संसद और विधानसभा अधिवेशन में हंगामे इस हद तक बढ़ जाते हैं कि कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है। बहुत से अवसरों पर मारपीट भी हो जाती है। आज भी न्यायालय में आपसी मुकदमों की भरमार, 2 संप्रदाय से अधिक एक ही संप्रदाय के बीच आपसी टकराव क्यों? बहुत से राज्यों में क्षेत्रीय संघर्ष क्यों? बहुत से राज्यों में अलगाववाद के हिंसक आंदोलन चल रहे हैं क्यों? वर्तमान में असम मिजोरम विवाद क्यों? सभी राजनीतिक पार्टियों का सिविल कोड एक है, लेकिन इनके बीच लड़ाई इस हद तक बढ़ती जा रही है कि देश की स्थिरता खतरे में पड़ गई है। इससे ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि समस्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के ना होने की नहीं, बल्कि समस्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के बाद परिणाम ना मिलने की है। इसलिए हम भारतीयों को किसी अन्य उपाय पर विचार विमर्श करना चाहिए, ना कि इसकी बारंबारता। अब आते हैं एक अगले पॉइंट पर। जिस कॉमन फीलिंग की बात की जा रही है, ये कॉमन फीलिंग भारत में पहले के शताब्दियों में मौजूद था। भारत में विभिन्न वर्ग मिलजुल कर रहते थे, जबकि उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन वो राष्ट्रीय एकता विद्यमान थी। भारत की राष्ट्रीय एकता को अस्त व्यस्त करने वाले ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जनरल कोक की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, जो लॉर्ड एल्गिन के काल से चली आ रही है। ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी ने दिल्ली के वाइसराय के नाम एक लेटर लिखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि हम भारत पर अपना साम्राज्य एक वर्ग को दूसरे वर्ग द्वारा लड़ाकर बाकी रखे हैं, इसलिए हमें इसे करते रहना है और हमें इसे ध्यान में रखना है कि लोगों के बीच संभाव ना पैदा हो जाए। इसके लिए हमें हर संभव प्रयास करते रहना है। ब्रिटिश सरकार ने अपने पूरे सरकारी तंत्र को इस आपसी नफरत के कृत्रिम जंगल को उगाने में उपयोग किया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, आजादी के 70 सालों के बाद भी हम इस आग में जल रहे हैं। समस्या ये है, ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आते हैं एक और अगले पॉइंट पर। यदि एकता का आधार यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यदि एकता का आधार यही है, तो अतीत में ये कुछ नहीं होता, जिनके मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्राचीन भारत में कौरव और पांडव ये 2
पारिवारिक संबंधी थे। इन दोनों का सिविल कोड एक था, लेकिन इनके बीच एक महायुद्ध हुआ। यहाँ पर मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य किसी विशेष समुदाय को रेखांकित करना नहीं, ये उदाहरण मात्र है। अति संवेदनशील समाज में ऐसा स्पष्टीकरण देना आवश्यक हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ जर्मनी, इटली इत्यादि देश थे, तो दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि, ये दोनों ईसाई धर्म के पक्षधर थे। इनका सिविल कोड एक था, लेकिन इन्हें युद्ध लड़ने से इनका सिविल कोड, इनकी एक रूपता इन्हें रोक नहीं सकी, बल्कि इसके जो भयानक परिणाम है कि लगभग 30 मिलियन लोग इसमें घायल हुए और मरे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार मोर देन 40 मिलियन पीपल, मरने वालों की संख्या और घायलों की संख्या है। इसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध में एक और जर्मनी तो दूसरी ओर ब्रिटेन, इन दोनों का सिविल कोड एक था, लेकिन ये कानूनी एक रूपता इन्हें युद्ध के इस भयानक अंजाम से नहीं बचा सकी। उसके दुष्परिणाम आज भी पूरा विश्व झेल रहा है। इसी प्रकार से प्रतिदिन समाचार पत्रों में पति पत्नी के अत्याचार की घटनाएं प्रकाशित होती हैं। उनमें से अधिकांश एक ही सिविल कोड के लोग होते हैं। ये क्यों? इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यूनिटी, इक्वलिटी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का अलापकारी होना बहुत पहले सिद्ध हो चुका है। इसलिए हमें इस असफल उपाय को दोबारा आजमाने की आवश्यकता नहीं। जिस एकरूपता की बात की जा रही है, ये एकरूपता प्रकृति विरुद्ध है और भारत में ये बिल्कुल भी संभव नहीं। भारत विविधताओं का देश है, चाहे वो रंग रूप वेशभूषा का हो या भाषाओं का हो। भारत सभ्यता का समागम है, तो ऋतुओं में विविधताओं का भी समागम है, तो साहित्यिक विविधताओं का भी समागम है। यदि गहन रूप से डीपली देखा जाए तो ये विविधता पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मांड के निर्माता ने विद्यमान कर रखी है। फिलहाल इस वीडियो के लिए तो इतना ही, लेकिन ये विषय अधिक समय की डिमांड करता है। अन्य वीडियो में मैं इसके कुछ अन्य पहलुओं पर प्रकाश डालूंगा कि भारत के बुद्धिजीवी यूसीसी के संबंध में क्या कहते हैं, आरएसएस के थिंक टैंक और वर्तमान में भारत की सर्वशक्तिशाली पार्टी की विचारधारा में भिन्नता क्यों, कैसे, यूसीसी वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। यह वीडियो अधूरी अगर इसके रिसर्चर पद्म विभूषण से सम्मानित मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की बात न की जाए। जी हाँ, मेरा तात्पर्य उनकी पुस्तक समान नागरिक संहिता से है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी उसे अवश्य पढ़ें। मेरी अधिकांश बातें इसी पुस्तक से हैं। यद्यपि मैं इस पर शोध करने हेतु बहुत से लॉ एक्सपर्ट्स, रिलीजियस स्कॉलर्स के व्यूज को पढ़ा और सुना, वीडियो आपके सामने है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी ज़ौक़ देहलवी की इन दो पंक्तियों पर विराम दूंगा कि गुलहाय रंग रंग से है ज़ीनते चमन, ऐ ज़ौक़ इस जहां का है ज़ैब इख्तिलाफ से। वीडियो कैसी लगी, किन अन्य विषयों पर आपको वीडियो चाहिए, अपने विचारों से हमें अवगत अवश्य कराएं। आप सभी का प्रेम और स्नेह के साथ वीडियो देखने के लिए विशेष आभार। जय हिंद, जय भारत, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद।